दुनिया को देखने का हर किसी का अपना एक नजरिया होता है और हर बच्चा अपनी पहचान के साथ इस दुनिया को समझने की कोशिश करता है। अक्सर हम उन बच्चों को गलत समझ लेते हैं जो दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखते या महसूस करते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये डिफरेंसेस हमारे समाज को कितना खूबसूरत बनाते हैं? हेलो एंड नमस्ते टू अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम बातें दिल की सीजन 5। मैं हूं अवंतिका सिंह। आज हम समझेंगे कि कैसे हर बच्चे की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और उसे बिना किसी डर के अपनाना क्यों जरूरी है। आज हम बात करेंगे न्यूरो डाइवर्सिटी की। ये क्या होता है और समाज के नागरिक होने के नाते हम इसे कैसे समझें। और इस सेंसिटिव टॉपिक को समझने के लिए आज हमारे साथ है डेवलपमेंट थेरेपिस्ट एंड प्ले प्रैक्टिशनर लवीना नंदन। लवीना, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। लवीना, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम ये शब्द न्यूरो डाइवर्सिटी को हम इतना सुनते हैं, कैन यू एक्सप्लेन दिस टू अस? न्यूरो डाइवर्सिटी सिंपल तरीके से देखा जाए तो इट रियली मीन्स दैट हम सब अलग तरीके से बने हैं। हमारा दिमाग एक सेंटर होता है जहाँ से सारी डेवलपमेंट जिस पे निर्भर होती है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, न्यूरो और डाइवर्सिटी मतलब हमारे दिमाग की बनावट एक डाइवर्स तरीके से बनी है, होने वाली है, डेवलप हम अलग अलग तरीके से होने वाले हैं। ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना कभी कभी साउंड करता है। ऑल्सो ये वर्ड इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कि हिस्टोरिकली बहुत बार जब हम लोगों के डिफरेंट होने पे एक क्वेश्चन सा या फिर एक लेबल सा लगाते थे कि ये इसका दिमाग खराब है, ये अलग तरीके से करता है चीज़ें या करती है, या हम इसको कुछ ऐसे शब्द यूज़ करते थे हिस्टोरिकली हमारे कल्चर में, हमारी कंट्री में और एक्चुअली अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं बोला जाता। आई थिंक ये ब्यूटिफुल स्पॉट पे हैं हम आज, जहाँ पे हम ये बोल पा रहे हैं कि हम सब अलग हैं, हम सब अलग तरीके से बने हैं, एंड इट ओपन्स अ डोर ऑफ वेरी बिग जर्नी टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस। लवीना, आपने इस फील्ड में इतने सालों से काम किया है, क्या न्यूरो डाइवर्जेंस को सिर्फ डायग्नोसिस के लेंस से देखना सही है या ये ह्यूमन डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है? आपने एक बहुत अच्छा डिफरेंट वर्ड यूज किया अभी, न्यूरो डाइवर्जेंस। न्यूरो डाइवर्सिटी और न्यूरो डाइवर्जेंस दो अलग अलग शब्द हैं। न्यूरो डाइवर्सिटी बताती है कि हम सब अलग तरीके से बने हैं जी। और ये जैसे मैंने बोला एक कदम है टुवर्ड्स मोर एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम बने हैं, कैसे हम अलग हैं। न्यूरो डाइवर्जेंस जब यूज किया जाता है वो एक तरीके से एक नॉमेनक्लेचर है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये एक एस्टैब्लिश्ड डिफरेंस है। ये बताती है कि ये जो डिफरेंस हम बात कर रहे थे ये कौन सी न्यूरो डाइवर्जेंस है, ये क्या चीजें हैं जो इस बच्चे में या कि अडल्ट में या इस इंसान में अलग तरीके से डेवलप हो रही हैं। कुछ न्यूरो डाइवर्जेंस के एग्जांपल्स हैं ऑटिज्म, ADHD। इनके अलग अलग मैनिफेस्टेशन होते हैं, दिखते अलग अलग तरीके से हैं बच्चों के अंदर। कुछ बच्चे हो सकता है ग्लोबली डेवलपमेंटली डिलेड हों, जहां पर उनके सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट इम्पैक्ट हो रहे हैं। कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज में ज्यादा हमें डिफरेंस दिख रहा है, जैसे कि हो सकता है सोशल, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, और एक हो सकता है पढ़ाई लिखाई में डाइवर्जेंस दिख रही है। वैसे हमें बातचीत में, दोस्त बनाने में, रिलेशनशिप्स डेवलप करने में दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है। तो ये डाइवर्जेंस है पढ़ाई लिखाई की। दूसरी सोशल वाली डाइवर्जेंस थी जहाँ पे सोशल प्रैग्मेटिक्स अफेक्टेड थे, वो एक ऑटिज्म डायग्नोसिस की तरफ जा सकता है। नाउ आपने क्वेश्चन पूछा है क्या ये एक डायग्नोस्टिक तौर पे देखा जाए कि ये हमारी ह्यूमन कंडीशन की रियलिटी है? तो मैं बोलूंगी अ बिट ऑफ बोथ इज ट्रू। यस, वी आर ऑल डिफरेंट और हम सब में मैं भी बड़े होते होते मुझे डायग्नोसिस नहीं मिला, किसी को जानकारी भी नहीं थी, पर मुझे पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी, मुझे कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत होती थी, पर मेरी कोपिंग स्किल्स इतनी थी, वो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ कि मुझे एक ADHD का डायग्नोसिस के लिए मैं क्वालिफाई हूँ या फिर मैं एक डिसलेक्सिया के डायग्नोसिस के लिए क्वालिफाई हूँ। तो यस, हम सब अलग तरीके से बने हैं, हमारी जीवन की सच्चाई है जी। पर क्या हम सबको डायग्नोसिस मिलना जरूरी है? वो सच नहीं है। कभी कभी लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा अलग है,
तो पेरेंट्स को कब क्लिनिकल सपोर्ट लेना चाहिए? डिफरेंसेस और अलग तरीके से डेवलप होना, जैसे हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है, ये हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बहुत ही बेसिक ट्रूथ है। हम हमारे कल्चर में, हमारी अपब्रिंगिंग में एक टिपिकल तरीके से बड़ा होना, पढ़ना लिखना, दोस्त बनाना, अचीवमेंट करना, इन सबको एक दर्जा दिया गया है। जी, डेवलपमेंट उस दर्जे के बारे में नहीं समझता। एक कंडीशनिंग भी हो गई है। बिल्कुल। अंडरस्टैंड करना क्या प्रेशर्स हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि सबके अलग होंगे। किसी के उनके खुद के बनाए हुए प्रेशर्स होंगे, किसी के ऐसे वरीज होंगे कि मैं समझ ही नहीं सकती एज अ थेरेपिस्ट। तो जानना, पहचानना कि उनके वरीज क्या हैं और फिर उनसे बात करना कि कैसे ये डाइवर्जेंस को हम साथ में मिलके समझेंगे। पर क्या ये वही एज है 4 to 5 years जहां आपने देखा है कि ज्यादातर पेरेंट्स आते हैं क्लिनिकल सपोर्ट के लिए? आई थिंक ये 4 to 5 इज डेफिनेटली अ बिग नंबर जहाँ पे आते हैं, पर इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स और जल्दी ये नोटिस करने लगे हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक है ऑफ कोर्स हमें ज़्यादा जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया और पॉपुलर कल्चर में, लाइक मूवीज या अलग अलग माध्यम से लोगों को पता लगने लगा है कि ऐसा हो सकता है, हमारा बच्चे की ट्रैजेक्टरी अलग हो सकती है। पेरेंट्स पहले ही, अगर बच्चा 2 साल में, ये पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली जिनके सिबलिंग होते हैं, उनको पता होता है मेरा एक बच्चे ने तो 1 साल पे चलना शुरू कर दिया था, ये 1.5 साल हो गया अभी तक चला नहीं है। तो यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट फॉर दिस, राइट? अगर ये तुम कंपैरिजन करते हो या फिर तुम देखते हो कि मेरा बच्चा, जब मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, वो मेरे साथ वापस नहीं खेल रहा, मैं उसके साथ हंस रहा हूँ, मैं उसे हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे सेम तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा। आई वुड से आज से 15-20 साल पहले हर बच्चा प्ले स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि बहुत बार दोनों पेरेंट्स वर्किंग नहीं होते थे, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी। अब प्ले स्कूल्स मोस्टली बच्चे जाते हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज में, एंड वहाँ पे कुछ टीचर्स पॉइंट आउट कर देती हैं कि दोस्त नहीं बना पा रहा, दूसरों को नहीं देख पा रहा, मेरी बात नहीं समझ पा रहा। तो वहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को पकड़ में आने लगी है। इसी पॉइंट पर अगर आप हमें डिटेल में बता सके कि व्हाट आर दोस साइंस, वो कौन से साइंस है दैट पेरेंट्स कैन लुक आउट फॉर, या पेरेंट्स ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, स्कूल फ्रेटर्निटी? Some really important things to look out for will be कि हमारा बच्चा हमारे साथ खेल पा रहा है कि नहीं। हमारी उम्र के हिसाब से अगर बच्चा 8 महीने का है तो उस टाइम पे वो गेम्स जो हम पीकबू करते हैं, वो झा वाली गेम्स करते हैं, वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। थोड़ा बड़ा हो जाता है जब मैं एक बच्चे को बोल रही हूँ, उससे अटेंशन पाने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर बोल रही हूँ देखो देखो एरोप्लेन जा रहा है, क्या वो देख पा रहा है कि आप और मैं एक एरोप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं जॉइंट अटेंशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है एक बच्चे के लिए, जो कि फाउंडेशन बनाती है हमारी आगे जाने वाली बातचीत सीखना, पढ़ाई लिखाई सीखना, एक दूसरे से दोस्ती बनाए रखना, कि हम दोनों एक गेम के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाली एक बहुत ही सटल चीज लगती है छोटे होने पे, बट यही कॉम्प्लेक्स बन जाती है जब हम बड़े होते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, एक टीचर बोलती है सब लोग ब्लैक बोर्ड पे देखो। इसको ही जॉइंट अटेंशन मोर कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तब टीचर हर बच्चे को नहीं देख रही है, 15 बच्चे साथ में देख रहे हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लुक आउट फॉर इज हमारी सर्केडियन रिदम्स, हमारी जो एक रेगुलर पैटर्न में रिदमिक डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी की, जैसे कि हार्ट बीट, हमारी टॉयलेट नीड, सोना उठना, हमारी टॉयलेटिंग नीड्स, हमें एक टाइम पे सुसु पॉटी का एक पैटर्न बन जाता है, हमारी खाने की, भूख की अवेयरनेस और उसकी नीड। जब ये सारी दिक्कतों में अलॉन्ग साइड जॉइंट अटेंशन, अलॉन्ग साइड खेलने की इच्छा, बात करने की इच्छा, और जब आप एक बच्चे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, उसका प्रेजेंस कैसा है, आपके साथ तालमेल कैसा हो रहा है, उसको नोटिस करना। एंड ऑफ कोर्स डेवलपमेंटल डिले, जहाँ पे मोटर स्किल्स आ जानी चाहिए, बच्चा नेक कंट्रोल, क्लॉलिंग, वॉकिंग आ रही है या नहीं आ रही है, वो डिलेज समझाता है। द अदर थिंग इज बातचीत। इस टाइम पे कॉपी करना शुरू करना चाहिए, इस टाइम पे थोड़ा बोलना चाहिए, थोड़ी बातों को रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम, अगर डेवलपमेंटल डिलेज के साइन है, जिस समय पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो वो हमें नोटिस करना जरूरी है जी। अगर इन सब चीज़ों का तालमेल
में आपको गैप्स दिख रहे हैं, तब हमें लगता है कि थोड़ी पैची डेवलपमेंट हो रही तो है। आप पूरा पैटर्न देखते हैं, इन टोटलिटी देखते हैं, ये नहीं कि एक चीज अगर डिले हो गई है उसको लेकर आप उसकी डायग्नोसिस करते हैं। एब्सोल्युटली। ये जो साइंस सिर्फ बचपन में दिखती है या लेट ऑनसेट भी आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चा 12 साल या 10 साल में भी न्यूरो डाइवर्जेंस के साइंस को एग्जिबिट कर रहे हैं? न्यूरो डाइवर्सिटी के साइंस और जो एक डायग्नोसिस के साइंस दिखने और फैमिली ने ऑब्जर्व करने और उसको आर्टिकुलेट करने की पॉसिबिलिटी है कि वो 10-12 साल पे समझे हो कि ये डिफरेंस है, पर कुछ सटल वल्नरेबिलिटीज पहले से थी। अर्ली इंटरवेंशन, जल्दी से जल्दी इन डिफरेंसेस को पकड़ना, समझना और उन पे काम करना मेरी एक्सपीरियंस में एक बेस्ट प्रैक्टिस है। मैं एक अर्जेंसी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बार होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर इसके पापा ने ओवरकम कर लिया तो ये भी कर लेगा। अगर मेरा एक बच्चा ऑटिस्टिक है जो एक तरीके से खेल रहा है और एक तरीके से बात कर रहा है, वो प्रेफर कर रहा है कि मैं फ्लैप करूं जब मैं एक्साइटेड हूं या फिर मैं अपने आप को एक तरीके के पैटर्न से हिट करूं, तो वाइल दैट्स वेरी कम्युनिकेटिव और हमें यूज करना है उस कम्युनिकेशन को इन थेरेपी, पर अगर हमने उसके बारे में कुछ नहीं किया तो हमारा ब्रेन की वायरिंग भी पक्की हो रही है। तो अगर जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो 10 साल का हो रहा है, 15 साल का हो रहा है, सोचिए आप वो 15 साल प्रैक्टिस कर रहा है इस तरीके की, नॉट यूजिंग लैंग्वेज और नॉट यूजिंग कनेक्ट बट यूजिंग डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग देयर डिस्ट्रेस, राइट? तो अगर एक चीज प्रैक्टिस हो रही है बार बार, तो मेरे लिए वो चेंज करना या फिर वो एक्चुअली बच्चे की प्रेफरेंस ना बनना थोड़ा अनलाइकली है। इमेजिन न्यूरल वायरिंग या फिर ब्रेन की, अगर सब लोग अगर हम इमेजिन करें हमारा ब्रेन बचपन में गीली मिट्टी के समान होता है। इट इज मोल्डेबल, उससे हम जो चेंजेस उस वक्त कर सकते हैं, जो हम सिखा सकते हैं उस वक्त, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, कि हम उस गीली मिट्टी पे जो नहीं हो पा रहा, विदाउट एक्चुअली स्ट्रेसिंग द चाइल्ड, विदाउट सेइंग कि कुछ प्रॉब्लम है, हम उस बच्चे को बहुत सारी राह दिखा सकते हैं। पर वंस दिस मिट्टी कीप्स गेटिंग हार्डर, ये पक्की मिट्टी होती जाएगी। ये नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। 50 साल की उम्र पे भी नई लैंग्वेज सीख सकती हूँ एंड मैं 80 साल पे साइकिलिंग सीख सकती हूँ। सबने अब इतनी रिसर्च है, हम न्यूरोप्लास्टिक पूरी जिंदगी के लिए होते हैं। पर ये जो क्रिटिकल टाइम है, जो बचपन का 0 to 3, इसको कहते हैं 1000 days ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ, सो मैजिकल। एंड इवन द क्रिटिकल टाइम जो बोला जाता है उसे फर्स्ट 7 years बोला जाता है, बिकॉज द ब्रेन इज firing and wiring at a speed that is never going to happen. कभी और आपके जीवन में इस इंटेंसिटी की फायरिंग आपके दिमाग में नहीं होगी। तो इसलिए हमारे लिए अर्ली इंटरवेंशन का मैजिक इन द फर्स्ट 7 years हम बहुत इंसिस्ट करते हैं। हमने थेरेपी की इतनी बात की, लवीना, व्हाट इज नॉट थेरेपी? क्या चीजें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, that parents should be careful about? I definitely think कि क्योर का कोई आपको वादा करे और ये कि मैं ऑटिज्म ठीक कर दूंगा, मैं आपका बच्चे का ADHD ठीक कर दूंगा, मैं आपके बच्चे की डिसलेक्सिया को क्योर कर दूंगा, वो थेरेपी नहीं है। दिस वर्क जिसको थेरेपी कहा जाता है, जिसको मैं इंसिस्ट कर रही हूँ, ये बच्चे के साथ, बच्चे को समझकर, फैमिली के कॉन्टेक्स्ट को साथ में दिमाग में रखकर एक इंडिविजुअलाइज्ड टेलर्ड प्रोग्राम यूजुअली होना चाहिए, जहाँ पे फोकस इज नॉट टू फिक्स द चाइल्ड। हम बच्चे को ठीक नहीं कर रहे क्योंकि बच्चा गलत है ही नहीं, बिल्कुल, बच्चा खराब है ही नहीं, बच्चा अलग है। अनदर थिंग विच इज नॉट थेरेपी इज, इन माई ओपिनियन, जब एक फैमिली को बोला जाता है कि ये बिहेवियर बच्चे का गलत है, इसको हमें फिक्स करना है। तो मेरे प्रैक्टिस में मैंने सीखा है कि अगर बच्चा किसी कारण मार रहा है, बाइट कर रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये सारे बिहेवियर्स हैं जो इसको अनडिजायरेबल बिहेवियर सोच समझा जाता है कि ये हमें ठीक करना है बच्चे को। ये जब तक हम इसको एक हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे कि पता नहीं कोई हैंडल है जिसको पकड़ लेते हैं और ठीक हो जाएगा, तब तक हम एक बैटल में रहेंगे बच्चे के साथ। थेरेपी वो है जहाँ पे हम बच्चे की तरफ जाएं या अपने आप की तरफ को बच्चे को लाएं, एक टीम बन जाएं
और ये ना सोचें कि इस बिहेवियर को ठीक करना है, बल्कि बिहेवियर क्यों आ रहा है। वो बच्चा जब मार रहा है, इसका कारण क्या है? क्या उसको बहुत प्रेशर चाहिए? क्या उसको उसकी जॉइंट पोजिशनिंग उसे समझ नहीं आ रही? क्या वो बात नहीं कर पा रहा इसलिए दोस्त नहीं बना पा रहा और उसको मारना पड़ रहा है या फिर बुलाना पड़ रहा है किसी को इस तरीके से? सो कॉजेस को जो नहीं जानना चाह रहा और प्रॉब्लम को फिक्स करना चाह रहा है, वो मेरे हिसाब से थेरेपी नहीं है। क्या ओवर द इयर्स एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस बढ़ रही है? क्या आप एक चेंज देख रहे हैं? क्योंकि आवर कंट्री इज़ अ वेरी डाइवर्स नेशन। क्या आपको लग रहा है कि और नॉलेज बढ़ रहा है? क्या लोग समझ पा रहे हैं टू आइडेंटिफाई दोज न्यूरो डाइवर्जेंट ट्रेट्स? हाँ, बिल्कुल। एक तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस सब पहले से ज़्यादा हो रही है, पर वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आई थिंक ये इसमें देखा जा सकता है कि प्रोफेशनल्स, अब इवन डॉक्टर्स, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस, आप सुनेंगे कि अब ऐसे भी सिर्फ पीडियाट्रिशियंस नहीं, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस हैं जो कि स्पेसिफिकली न्यूरोडाइवर्जेंस को देखते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर बनने लग गया है कि लोग चाह रहे हैं कि एक थेरेपी रूट एक करियर की तरह देखें। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब देयर वर हार्डली एनी पीपल जो कहते थे कि हम चाइल्ड साइकोलॉजी करेंगे। अब हमें बहुत से लोग आते हैं जो अब चाइल्ड साइकोलॉजी कर रहे हैं। इट्स नॉट कि साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको हमको लेना पड़ रहा है और ट्रेन करना पड़ रहा है। तो देयर इज़ अ चेंज। पर अगर हम अपने थेरेपी टाइम में, जब हमारे कमरे में एक फैमिली आती है जो डरी हुई होती है, जो परेशान होती है और बात कर रही होती है, वहाँ पर समझ में आता है। जैसे कि एक रिसेंटली ही एक मदर से मैं बात कर रही थी जहाँ पे उनका फर्स्ट टाइम ये अंडरस्टैंडिंग का अपॉर्चुनिटी मिला उन्हें। उन्होंने पूरी बातचीत करने के बाद उनका बस एक यही फियर था कि स्कूल को तो ना पता चल जाए कि इसको क्या डिफरेंस है, वो लेबल कर लेंगे, मेरे इन-लॉज क्या बोलेंगे। उन्होंने तो पहचान लिया, वो आई बहुत जल्दी, वो 1.5 साल पे उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने अपने सारे स्टेप्स लिए। सो एक तरीके से अवेयरनेस बढ़ रही है। माँ, पिता, कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत जल्दी पकड़ते हैं, पर वो एक्सेप्टेंस अभी आई फील दैट हम सबको मिल के बहुत काम करना है इस पर। How as a community we can support a neurodivergent child? क्योंकि जैसे आपने कहा था, अभी भी families जुड़ी हुई हैं, we have so many cousins वगैरह, तो पेरेंट्स पर काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है। क्या सपोर्ट पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं विदाउट फीलिंग जज्ड? I'll give you an example. कुछ टाइम पहले हमारे साथ एक पेरेंट्स थे, वो बहुत हताश, बहुत गुस्से में थे, बुरा मान रहे थे कि उनका बच्चा कैसे ट्रीट हो रहा है। 3.5 साल की बच्ची हमारे पास थेरेपी के लिए आती थी। वो गोलगप्पे खाने गई थी अपनी मम्मी के साथ एंड शी वॉज ट्रीटेड सो बैडली बाय अदर फैमिलीज who were eating गोलगप्पे, कि क्योंकि वो गोलगप्पे खा रही थी तो वो गोलगप्पे को टच भी कर रही थी, वो भैया को बुला रही थी, वो वेट नहीं कर पा रही थी, उसने तोड़ भी दिए कुछ, उसने खाते खाते गिरा भी दिया, बाकी लोगों के पैरों पे स्पिल हो गया। इट्स इनकन्वीनियंट। हम सबको एक दूसरे के लिए जगह बनानी पड़ेगी। वो इतने दुखी थे ये बात करके कि हम अपने बच्चे को गोलगप्पे नहीं खिला सकते, जो कि एक इतना नॉर्मलाइज्ड फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड एक्सपीरियंस है और उस बच्चे को बहुत पसंद है। एंड दैट्स वेयर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन फर्स्ट टुक बर्थ, जिसको हम कहते हैं आओ सोचे साथ, हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। हम लोग आसपास के सैलून्स में जाते हैं, हम वहाँ पे जो हेयर कट कर रहे हैं भैया उनको सिखाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको हेयर कट करने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो चीखते भी हैं, मारते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि सेंसोरली इट्स अ डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस। कोई बाल काट रहा है, गले के पास आ रहा है, हम उनको ट्रेन करते हैं, उन्हें इतना अच्छा लगता है। और उनसे हम बात करते हैं, वो कहते हैं हाँ हमारे पास बच्चे आते हैं बट हमें पता ही नहीं होता कैसे करना है। हो न्यूरो डाइवर्जेंस या नहीं हो, अगर आप एक एम्पैथी से देख लें कि वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो एक बुरी तरीके से बड़ा किया हो गया बच्चा या एक यंग अडल्ट है,
वो एक किसी परेशानी में है, क्या मैं रुक सकता हूँ इस बिजी लाइफ में, 2 सेकंड दे सकता हूँ, उसको आगे जाने दे सकता हूँ। हमने आसपास के वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स के पास अपने बच्चों को लेके जाते हैं। ये गोलगप्पे का आइडिया से हम अपने चाट वाले भैया के पास लेके जाते हैं अपने बच्चों को, कभी कभी उन्हें इन्वाइट कर लेते हैं। और वो चाट वाले भैया अब लाइफ में उनके पास जितने ऑटिस्टिक बच्चे आएंगे वो इरिटेट नहीं होंगे, वो खुशी खुशी उसको 2 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे। So that is the work that we want to do, but I think just making more space in the world around for all kinds of children. It's commendable आपका जो effort लग रहा है to create that awareness. आपको लगता है कि बॉलीवुड ने बहुत अच्छा काम करा है इस स्पेस में to create that awareness, लोगों को empathetic बनाना, sensitive बनाना? I think बहुत अच्छा किया भी है और बहुत अच्छा I think continue होना भी चाहिए. बिल्कुल. There are like obviously the most beautiful one has been Tare Zameen Pe, and even Barfi was one of my favorites. जहाँ पे एक ऑटिस्टिक अडल्ट के बारे में बताया था, बट अगेन यू नो दीज आर जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल्स, नॉट ऑल ऑफ दीज स्टोरीज आर सो ग्लोरियस एंड सो इवेंचुअली सबका ऐसा यू नो एंड हैप्पी एंड नहीं होता है, बट आई स्टिल फील जितना रिप्रेजेंट करें, जितना रिप्रेजेंटेशन मिले हमारे बच्चों को, और मुझे लगता है उसमें सबका बेनिफिट है, क्योंकि यू डोंट नो कि हमारा छोटा बच्चा जिसको ये सीख मिल रही है अपने स्कूल में, अपने इन्वायरमेंट में, वो बड़े होके हो सकता है उनको वो नीड में आए, उनका कोई रिलेटिव, उनका कोई जानकार ऐसा हो जहाँ पे वो सपोर्ट कर पाए, राइट? आई फील एज यंग मदर्स एंड फादर्स कोई लर्निंग ही नहीं है, राइट? कि अब बच्चा हुआ एंड इट कम्स विद अ शॉक. इमेजिन if our education system taught about that your children, हो सकता है आपके बच्चे में डिफरेंसेस हों और आपके आगे आने वाली पीढ़ी में, ना कि आपके सिर्फ बच्चों में, पीढ़ी में डिफरेंसेस हों, और उसके बारे में क्या है सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट को नहीं जानना चाहिए या एक पीडियाट्रिशियन को नहीं जानना चाहिए, इसको मेन स्ट्रीम बनाना पड़ेगा हम सबको. क्लासरूम्स, अगर हम बड़े क्लासरूम्स की बात करें, इंक्लूजन की बात करें, आपको क्या लगता है कि कितना काम होना चाहिए इन दो स्पेसेस? फैमिली, पेरेंट्स, फिर भी एक बच्चा का, मैं मानती हूँ, एक सेफ स्पेस होता 100%. है, एक स्कूल होता है जहाँ पहली बारी एक बच्चा जा रहा है एंड इज बीइंग एक्सपोज्ड टू द बिग बैड वर्ल्ड जैसे कहते हैं, तो वहाँ पर कितना काम होना चाहिए? मेरे हिसाब से वो एक इक्वल, इफ नॉट मोर, इक्वल स्टेक होल्डर होने चाहिए फॉर एक बच्चे की डेवलपमेंट में, क्योंकि जैसे आपने बोला कि वो एक सेकंड फैमिली होती है, एक नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चे के लिए एक सेफ स्पेस में जाना, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे उनको मिलेंगे अपने जैसे, समटाइम्स अपने जैसे नहीं. दोज अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे एक बच्चा एक दोस्त बना सकता है या सपोर्ट पा सकता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी अपनी स्टोरी है. मेरा एडमिशन हुआ था एक नए स्कूल में इन क्लास 1 एंड माय फर्स्ट डे द क्लास टीचर मेड मी सिट विद अ चाइल्ड, जहाँ पे अब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली बोल सकती हूँ कि वो ऑटिस्टिक होंगे. मैं बिल्कुल फ्रीक आउट हो गई थी, मैं रोने लग गई थी, मैं कांपने लग गई थी. मैंने टीचर को रो रो के बोला कि मुझे नहीं बैठना, क्योंकि वो मेरा सब सामान छू रहा था, वो मेरा बैग भी खींच रहा था, मेरी पेंसिल भी ले रहा था. मैं डर गई थी और मैंने अपनी टीचर को बोला मुझे नहीं करना, और मेरी टीचर ने बहुत प्यार से मुझको बोला कि हम सब इस बच्चे के साथ बैठते हैं, तो आप आज नहीं बैठो, मैं कभी और बैठाऊंगी. तो उसने सीट चेंज कर दी मेरी. मैं बहुत रिलैक्स्ड हो गई उस चीज़ के बाद. बट दैट्स माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ माई फर्स्ट डे एट स्कूल. मैंने धीरे धीरे विटनेस किया कि किस तरीके से मेरी बाकी पूरी क्लास नहीं डर रही, नहीं परेशान हो रही, उसको सपोर्ट करिए. कोई उसका पेंसिल शार्पन कर रहा है, कोई उसकी किताबें वापस डाल रहा है, कोई उसको पीई क्लास में लेके जा रहा है. फर्क पड़ जाता है ना उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को. एंड इमेजिन जो लर्निंग मेरी हुई एज अ टीममेट, यू नो, एज अ क्लासमेट, और हम सबकी हुई, दैट वाज आई थिंक हैज रियली मेड मी द पर्सन दैट आई एम टुडे. कि अगर वो टीचर उस वक्त मुझे जबरदस्ती करती तो मेरी अवर्जन भी हो सकती थी, पर मैंने देखा और उसके बाद वो आई थिंक 2-3 हफ्तों बाद मैं फिर बैठी उस बच्चे के साथ. पर तब तक मेरे पास स्किल्स थी, मुझे पता चल गया था कुछ भी नहीं करेगा और ऐसे हेल्प करनी है. एंड आई थिंक इट वाज ब्यूटिफुल दैट माय स्कूल ऑल्सो गेव मी स्टार्स. माय टीचर गेव अस गोल्डन स्टार्स इफ यू आर सपोर्टिंग अ चाइल्ड हु इज डिफरेंट. वो अपने आप को इंक्लूसिव बोलते भी नहीं थे उस जमाने में. तो आप बता सकते हैं, अगर हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आप भी या चिल्ड्रन फर्स्ट टीचर्स को ये ट्रेनिंग देते हैं? हाउ कैन वी
initiate that change in mindset? ऑफन स्कूल्स अप्रोच करते हैं हमें जी। कि हमें इस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए, हमें इस तरीके का सपोर्ट चाहिए। आई थिंक स्कूल भी बहुत बर्डनड है आज के टाइम पे, बिकॉज नई रूलिंग है, हर स्कूल को स्पेशल नीड्स कोटा में बच्चे रखने ही रखने हैं, राइट? अब उनका किस तरीके से सपोर्ट हो रहा है वो सब कुछ रिलाय करना पड़ता है स्कूल के रिसोर्सेज पे, राइट? सो स्कूल की रिसोर्स बिल्डिंग पे हम बहुत एक्टिवली सपोर्ट करने को रेडी रहते हैं। नीड्स क्या होती हैं स्कूल की, उससे डिस्कस किया जाता है। एंड येस, वी आर एक्टिवली वर्किंग विद देम। अनदर वे वी वर्क विद देम इज़, जब एक बच्चा हमारे पास आता है, रेफर किया जाता है या स्कूल से या कहीं और से, उसको स्कूल में जो दिक्कतें हो रही हैं, हम रेगुलर मीटिंग्स अरेंज करते हैं एक स्कूल टीचर के साथ। हम ऑफ़र करते हैं कि हमसे आप इस डेट इस टाइम पे मिलिए और बताइए कि आपके बच्चे को किस तरीके का सपोर्ट चाहिए, या फिर हम क्या काम कर रहे हैं और इसको ऐसे मदद कर रहा है। स्कूल समझ पाते हैं? क्या वो रिसेप्टिव होते हैं टू द एजुकेशन आप उनको देना चाहते हो? कुछ बहुत होते हैं, कुछ को टाइम लगता है। मुझे लगता है सारी टीचर्स और सारे स्कूल्स बहुत वेल मीनिंग होते हैं। बिल्कुल। उनको सही सपोर्ट मिल जाए और उनको डायरेक्शन मिल जाए तो वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। सिस्टम से बहुत मुश्किल लात होती है, क्योंकि 40 बच्चे 50 बच्चे एक क्लास में होते हैं और वन ऑन वन अटेंशन देना मुश्किल है, मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मेरे लिए बहुत आसान है बोलना मेरे पास 4 बच्चे एक बार में आएंगे या 15 बच्चे मैक्सिमम आएंगे, उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं। सो येस, इट्स हार्ड बट इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे पास मैजिकल टीचर्स हैं। एक बार एक टीचर बड़ी परेशान थी, बच्चा बैठता नहीं है, वो हमें बहुत सी कंप्लेंट्स कर रही थी, बिल्कुल नहीं सुनता है, चेयर पे मुझे फिजिकली उसे बिठाना पड़ता है, एक को हाथ पकड़ के बिठाना पड़ता है। हमने उनको 2-3 आइडियाज़ दिए कि उस बच्चे की चेयर के नीचे एक छोटा सा स्टूल रखवा दो जिसको थोड़ा सपोर्ट मिले, उसके चेयर के यहाँ पर एक कुशन रख दो, उसको डायनामिक सरफेस मिल जाएगी, बच्चे को मूव करने का चांस चेयर में ही बैठ के मिल जाएगा। तो जो वो आधा मिनट नहीं बैठ पा रहा था, वो आराम से 15-20 मिनट के स्ट्रेच बैठने लग गया था। वो टीचर इतनी खुश थी, बट देन शी बिकेम लाइक आवर पोस्टर टीचर, वो हर जगह जाके बताती थी कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, ये होगा। एंड शी देन बिकेम सो इंटरेस्टेड कि वो खुद पढ़ने लग गई, खुद आइडियाज़ निकालने लग गई, हमको और चीज़ बताने लग गई, अब इसके साथ ये काम कर रहा है, अब इसके साथ वो काम कर रहा है। तो इट्स अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स अबाउट कुछ हम सीखें उनसे बच्चे के बारे में, कुछ हम सिखाएं। जी नवीना, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरती के साथ समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि इस एपिसोड के बाद हम अपने बच्चों की अनोखी पहचान को सेलिब्रेट करना सीखेंगे। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड नमस्ते। बातें दिल की, बातें दिल की।